हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूरन चंद्रा फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। इसी कॉलेज में मैं एनसीवैब का सेंटर भी देखता हूँ। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो स्टूडेंट्स एनसीवैब में एडमिशन चाहते हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी और भी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू। चलिए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से आपने एडमिशन प्रोसेस को जारी रखना है। एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स का गाइडेंस बाय चंद्रा में वेलकम है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो जिन स्टूडेंट्स ने एनसीवैब के अलग अलग कॉलेजेस के सेंटर्स में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहला जो मेरा उनको एक तरह से सलाह रहेगी वो ये रहेगी कि वो एनसीवैब की बुलेटिन को ज़रूर पढ़ लें। आप ये देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और ये इसका लिंक है। और ऑलरेडी इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन पे भी रखा हुआ है। आप वहाँ प्लीज़ क्लिक करें और क्लिक करने के बाद सीधे आप बुलेटिन पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जैसे थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे जैसे मैं आपको बताऊं कि कितने कॉलेजेस हैं, कितने सेंटर्स कॉलेजों के अंदर चल रहे हैं एनसीवैब के, और जहां आप रहते हैं उसके पास में ये सेंटर हैं। तो उससे आपको आसानी होगी कि एक तो आपके वो नियर बाय जहाँ आप रहते हैं वहाँ होगा, और दूसरा उस कॉलेजेस के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैं यहाँ कर्सर रखा हुआ है कि कोर्सेस, कि कौन सा कोर्स आप लेना चाह रहे हैं। जैसे बीए की थोड़ी सी मैं बात करूँ तो बीए के अंदर आपको बीए में पॉलिटिकल और इको का ऑप्शन दिया जाता है, साथ में पॉलिटिकल और हिस्ट्री का ऑप्शन दिया जाते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको बुलेटिन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएंगे। दूसरा, आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगी कि एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करता है एडमिशन डिपार्टमेंट। तो वो चीज़ें जब आप देखेंगे कि आपके ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट हैं उनके बेसिस पर बेस्ट ऑफ फोर के अंदर एक आपकी लैंग्वेज ली जाएगी और साथ में इलेक्टिव सब्जेक्ट लिए जाएंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको आपके बुलेटिन से मिलने वाली है। तो मेरी पहली सलाह यही होगी कि आप एनसीवैब बुलेटिन को बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। ओके। नेक्स्ट, अब मैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल क्या है, क्योंकि आप सक्सेसफुली अपना रजिस्ट्रेशन एनसीवैब में कर चुके हैं। अब वो समय आ गया है कि आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लें, और उसके लिए जो शेड्यूल जो तय किया है एनसीवैब ने, जिसकी फर्स्ट कट ऑफ जो निकलने वाली है, डिक्लेरेशन जिसका होने वाला है, वो 22 अगस्त को होने वाला है। ओके। ऐसे ही आप अगर देखें तो सेकंड कट ऑफ, फिर थर्ड, फिर इसी तरीके से फिर फोर्थ निकलेगा, फिर फिफ्थ, फिर स्पेशल ड्राइव निकलेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आगे आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके। देखिए, यहाँ पर अब एडमिशन शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ कि एडमिशन शेड्यूल क्या है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये आपको आपके पास होना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं लिंक का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं इसको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे रख चुका हूँ। आप जस्ट उसे क्लिक कीजिए। अगर क्लिक नहीं होता है तो सिंपली आपको कंट्रोल दबाना है, और कंट्रोल दबाते एक पंजे की तरह का आकार आपको दिखाई देगा। वो सीधे आपको लिंक पे लेके जाएगा, क्योंकि जितनी भी मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ये सारी ऑथराइज्ड हैं। ओके। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि क्या शेड्यूल होने वाला है, वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार पे बताऊंगा। ओके। अब आप देखें, जैसे मैंने कहा कि आपने लिंक को जैसे ही क्लिक किया तो इस तरीके से एनसीवैब का ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल जो 2024 और 25 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है वो इस तरह से होने वाला है। आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और उसके बाद जो एडमिशन का फर्स्ट कट ऑफ निकलने वाला है, यानी कि डिक्लेरेशन जो होने वाला है, वो 22 अगस्त को।
आप अपने पोर्टल पे जाएंगे और पोर्टल पे आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको कुछ, अभी मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा, कुछ नज़र आएगा, और वो किस तरीके से काम करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर आप इस शेड्यूल के बारे में ज़रूर समझें कि डिक्लेरेशन जो फर्स्ट कट ऑफ की निकलने वाली है वो 22 अगस्त को निकलने वाली है, और उसके बाद कैंडिडेट यानी कि जिसने अप्लाई करना है वो 23 अगस्त को 10 बजे से लेकर के, आप ध्यान से इस शेड्यूल को बहुत ध्यान से आपने देखना है, और आप रात के यानी कि 11 बज के 59 मिनट तक, आप 25 अगस्त तक, मतलब सिंपली आपके पास अगर आप समय देखें तो 23 अगस्त से यानी कि 25 अगस्त तक एक अच्छा खासा 3 दिन का समय आपके पास है कि आप अपना जो एडमिशन पोर्टल है उस पर आप एडमिशन के लिए कॉलेज को चूज कर लें। ओके। अब क्या है, 3 दिन में आपने भर दिया, और इस बीच में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस आएंगी जो मैं आगे आपको स्टेप्स में बताऊंगा। अभी मैं केवल इस पे चर्चा कर रहा हूँ कि क्या शेड्यूल है। अब कॉलेज के लिए क्या काम है कि कॉलेज को चाहिए कि वो कॉलेज 26 अगस्त तक 5 बजे तक जो है वो सारे जितने भी कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन दी है उनको कंप्लीट कर लें। ओके। अब पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट आपको किसी भी हालत में 27 अगस्त 5 बजे तक कर देनी है। अगर ये सिंपली ये मानिए कि किसी फर्स्ट लिस्ट में यानी कि कट ऑफ में किसी बच्चे का एडमिशन यानी कि होता है, तो उस बच्चे वो बच्चा जो है 22 अगस्त से अप्लाई करेगा, यानी कि 22 को अप्लाई करते ही हो सकता है उसको 23 अगस्त तक उसका फॉर्म बहुत क्लियर हो जाए और वो फीस पे करे। वो स्टेप्स मैं आगे वाले स्टेप में बताने वाला हूँ। ओके। तो ये आप देखें कि ये एडमिशन शेड्यूल है। अच्छा, एक बात का यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि आपने फीस जमा जरूर करानी है। अगर आप फीस जमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए 23 से या 27 तक जा रहा है, 5 दिन मिल रहे हैं, अगर आप फीस जमा नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि आपका एडमिशन सिक्योर नहीं हुआ है और दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़, जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है, वो कैसे होगा मैं अगले स्टेप में आपको बताऊंगा, तो आप फीस ज़रूर भरने वाले हैं। तो इस तरीके से जैसे मैंने इस शीट में भी बताया, आप इसको पूरा ध्यान से देखें और इसमें देखें कि कितनी लिस्ट निकलने वाली है। साथ में एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है, आप बिल्कुल इस बात के भरोसे ना रहें कि कट ऑफ जो है वो बार बार निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एक फार्मूले पे काम करती है कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज कट ऑफ्स विल बी डिक्लेयर्ड ओनली इफ देयर आर वेकेंट सीट्स आर अवेलेबल। आप समझ रहे हैं कि अगर किसी कॉलेज के अंदर किसी भी सेंटर में अगर सीट अवेलेबल होंगी तभी ये नेक्स्ट कट ऑफ निकलेगी। अगर सपोज कीजिए कि किसी कॉलेज के अंदर फर्स्ट कट ऑफ में ही सारे एडमिशन हो गए जो रिक्वायर हैं, तो वो सेकंड लिस्ट वो कॉलेज नहीं निकालने वाला है। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस पर काम करना है। चलिए, आप नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं कुछ और बातें बताता हूँ। चलते हैं। देखिए, अब एडमिशन लेने के लिए जैसा मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में एनसी वेब सेंटर को चला रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट के लिए बड़ी परेशानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत इस तरह से गलतियाँ कर लेते हैं। या तो वो किसी और यूट्यूब चैनल की चीज़ों को फॉलो करते हैं, या फिर कोई उनको मिसगाइड कर देता है, या किसी को जानकारी नहीं होती। तो प्लीज़ आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझें, और ये सारी वो बातें हैं जो मैंने पिछले चीज़ों में देखा है कि कैंडिडेट ने जो गलतियां की हैं, उनसे ये चीज़ों को जानकारी लेकर के मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने किन बातों का ध्यान में रखना है? देखिए, पहली पहली बात तो ये है कि कोई भी कटअप जब डिक्लेयर होती है तो आपको ये निश्चित रूप से सुनिश्चित करना है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ओके। दूसरा, अगर आपकी फर्स्ट कटअप में मान लीजिए कि किसी कॉलेज के अंदर आपका नाम आता है और आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, वो किस वजह से बनेगी? वो इस वजह से एलिजिबिलिटी आपकी बनेगी कि जो परसेंटेज है आपका वो बेस्ट फोर का, या जो भी उसके लिए रिक्वायर है,
वो आपके उस कॉलेज से जो है आपकी मेरिट में बनता है। तो आपको एडमिशन तो लेना ही है, क्योंकि अगर फर्स्ट कटअप में आपकी परसेंटेज है और आप चूक जाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको सेकंड और थर्ड कटअप लिस्ट में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ जो मौका मिलेगा वो सेकंड और थर्ड जो मेरिट में आते होंगे उनको मिलना है। तो इसलिए ये आप चांस बिल्कुल मत चूकिएगा। लेकिन एक यहाँ पर मैं सजेशन देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में आपका किसी एक कॉलेज में आ रहा है, हो सकता है कि वो आपका मन पसंदीदा ना हो। ओके। और आपको लगता है कि सेकंड कटअप में मेरा किसी और कॉलेज में आ जाएगा, तो प्लीज़ आप उस कॉलेज में एडमिशन ना लें। आप वेट करें सेकंड लिस्ट का, ताकि आपको अपना जो पसंदीदा कॉलेज है वहाँ एडमिशन मिल जाए। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ क्या होगा, मान लीजिए कि अगर सेकंड फर्स्ट कटअप में आपने एडमिशन नहीं लिया, तो सेकंड और थर्ड में तो आपको चांस ही नहीं मिलना है। तो आपके पास केवल एक चांस क्या रह जाता है कि जैसा आपने ये शेड्यूल में देखा होगा कि आपको आपके पास एक चांस रहेगा। वो क्या रहेगा कि स्पेशल कट ऑफ और स्पेशल ड्राइव, ठीक है, वहां पर आपके लिए एक चांस रहेगा। लेकिन वो इस बात पे निर्भर करेगा कि कॉलेज के अंदर जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया है, क्या वहां पर सीट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। रिस्क की काम है, बहुत सोच समझ के आपको करना है। अच्छा, अक्सर जो गलती करते हैं उस बात को जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है और आप लोगों को बता रहा हूँ, कि जब आप किसी एक कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हैं, तो आप दूसरे कॉलेज में फिर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ओके। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और आप एडमिशन को कैंसिल कर देते हैं, तो मानिए आपका एडमिशन किसी भी दूसरे कॉलेज में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अक्सर बच्चे ये गलतियां करते हैं और बाद में मुझे ये इस बात का बड़ा खेद होता है कि क्योंकि वो कर चुके होते हैं तब समझाने का मौका मिलता है। लेकिन आज मेरे पास मौका है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पहले समझा रहा हूँ। ओके, फिर भी कोई आपको क्वेरी होती है तो आप बेझिझक कॉलेज में आ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत बार बच्चे सोच लेते हैं कि मेरा फला कॉलेज में आ गया तो मैं एडमिशन लूं और फिर उसके बाद माइग्रेशन करा दूंगा। आप बिल्कुल इस गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि एक सेंटर से दूसरे सेंटर में माइग्रेशन नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये है कि हाउ कैन यू गेट एडमिशन इन योर फेवरेट कॉलेज। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और क्या इसके आपके लिए करना होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एडमिशन पोर्टल, यानी कि एडमिशन पोर्टल वो है जहाँ पर आपने एनसी वेब पे अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। ओके। और इसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ और ऑलरेडी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर जो लोग भूल गए होंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे जाएंगे और जाने के बाद आपका एक खुलेगा, चैप्टर खुलेगा, एक पेज। उस पेज पे आप क्या करें कि अपना यूज़र आईडी डालें और फिर पासवर्ड डालें और एक कैप्चा होगा, और कैप्चा होने के बाद फिर आप उस पोर्टल पर जा कर के जो काम करने वाले हैं मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके। देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जब आपने ये मान के चलिए डिक्लेरेशन हो गया और उसके बाद आपने कॉलेज चूज़ कर लिया, अब होना क्या है, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले जब आपने कॉलेज चूज़ कर लिया, तो आपका जो एडमिशन जो पोर्टल है वो आपको कुछ बातें आपने रेगुलर चेक करना है। पहली बात तो वो इस बात के लिए चेक करना है कि क्या क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं और सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने ठीक कर रखी हैं, तो आपके पास मान लीजिए कि 22 तारीख को निकला, 23 को आपने एक तरह से वहाँ पर क्लिक कर दिया कि आप इच्छुक हैं किसी कॉलेज में, तो कुछ समय बाद आपके पास आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाइड हो चुके हैं।
फिर कुछ समय के बाद आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल हो चुका है। ओके। फिर कुछ समय बाद आपके इसमें समय भी लग सकता है, क्योंकि लास्ट डेट आपको पता है कि 3-4 दिन का आपको समय मिल रहा है, क्योंकि कॉलेज को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। तो समय भी लग सकता है, किसी का जल्दी भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखें। और उसके बाद जब आपका अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल हो जाता है तो आपको फीस पे करनी है। ये आप ध्यान में रखें कि आपको फी पे करनी है। अगर आप फी पे नहीं करते हैं, जो समय आपको दिया गया है, जो आपके एडमिशन शेड्यूल में है, तो आप समझिए कि आप फिर रेस से बाहर हो गई हैं। आपके पास वही प्रॉब्लम आ गई है कि जो आपने फर्स्ट लिस्ट में आपने आपको रजिस्टर्ड करने के बाद जो है आपने उसमें कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं। तो आप फिर वही आपके साथ होने वाला है, जैसे मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, ये तो तब है कि जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं वो पूरी तरीके से ठीक हैं और किसी तरह की आपकी एप्लीकेशन में कोई कमियां नहीं हैं। अब कितनी बार क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमियां होती हैं। उस कमी वाले केसेस में क्या होता है, आप यहाँ देखें, जो मैंने लिखा है कि आपके पोर्टल पर, एडमिशन पोर्टल पर ये शो हो जाएगा कि जो आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है। और साथ में सेंटर आपको मेल भी करता है। मान लीजिए कि आपका 12th का जो मार्कशीट है वो कंप्लीट से उसके विजिबल नहीं है, या बहुत से बच्चे आधार कार्ड में गलती करते हैं कि फ्रंट का पेज डाल दिया और सेकंड का नहीं डाला। तो उस केस में क्या होता है कि कॉलेज पूरी तरीके से इस बात को वेरीफाई नहीं कर पाता है कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है। तो साथ में आपको मेल भी भेजी जाती है। तो प्लीज़ आप उस अपने मेल को भी चेक करें और साथ में पोर्टल पे भी देखें कि क्या आपको शो हो रहा है, और उसी अकॉर्डिंग आप काम करें। लेकिन ये विद इन द लिमिट करना है। मैंने लिखा है यहाँ पर कि आप अगर कोई कमी है तो आपको विद इन जो टाइम आपका प्रेस्क्राइब टाइम है, स्टिपुलेटेड टाइम है, यानी कि अगर वो सेकंड लिस्ट का है, फर्स्ट लिस्ट का है, जो जिस बीच में हो रहा है देना है। अदरवाइज फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। बहुत केयरफुली इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर फिर एक बार आपसे विदा लेने का समय है। और मुझे उम्मीद है कि जितनी भी जानकारी मैंने शेयर की हैं वो आपके लिए उपयोगी होने वाली हैं। फिर भी हो सकता है कि कुछ ऐसी जानकारी जो आप लेना चाहते हों और मैं नहीं दे पाया हूँ, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, कमेंट्स में लिखें और मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपकी बातों का जवाब दूं। अगर फिर भी अगर ऐसा संभव नहीं हो पाया, आप दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दिस चैनल। और अगर अच्छा लगा हो आपको ये चैनल तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, ताकि आपके पास मेरी सारी नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच।